हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में मैं जिस कहानी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, इसको लिखा है फेडोर डॉस्टोवस्की ने और इसका नाम है द ड्रीम ऑफ अ रिडिकुलस मैन। तो अब कहानी में होता क्या है, कहानी में एक इंसान है जिसको उसके आसपास के लोग बहुत रिडिकुलस मानते थे। उसी के नाम पे एक कहानी का टाइटल भी है, द ड्रीम ऑफ अ रिडिकुलस मैन। तो रिडिकुलस मतलब होता है सिली, स्टूपिड। तो उसको स्टूपिड मानते थे उसके आसपास के लोग, सिली मानते थे उसकी बातों को, क्योंकि वो कुछ इस तरह की बातें करता था जो बाकी लोगों की नज़र में थी बेवकूफ़ी भरी, कि ये बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा है, बेकार की बातें कर रहा है, ऐसा कुछ सुनना होता है। तो लोग उसको समझते नहीं थे और उसको ऐसा लगता था कि उसको कुछ ऐसा पता है, कुछ ऐसा उसको ट्रुथ पता है जो लोगों को नहीं पता, और लोगों को स्ट्रेंज लगता है। और क्योंकि लोग उसको समझ नहीं पाते उसकी बातों को, तो लोग उसको सिली बोलते थे, कहते हैं रिडिकुलस मैन। तो अब वो जो शख्स है, वो जो इंसान है, वो अपने पास में जाता है, बताने की कोशिश कर रहा है कहानी में। जो नरेटर है, जो बंदा है, अपने पास में जाके बताने की कोशिश करेगा कि क्यों लोग उसकी बात से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वो ऐसी क्या बात कर रहा है, ऐसा क्या उसे ट्रुथ पता है जिससे लोग कनेक्ट नहीं करते और उसको सिली बोलते हैं। तो उसी के राउंड पूरी कहानी है, ठीक है। तो अब वो जो नरेटर है, वो जो इंसान है, अपने पास के बारे में बता रहा है। तो था क्या, एक टाइम पे ये जो बंदा है, ये बहुत परेशान था। ये अपने को लाइफ में बहुत होपलेस सा, निराश सा, बहुत सैड फील करता था, वो बहुत डिप्रेस फील करता था, बहुत दुखी था। तो ऐसे ही करीबन एक दिन रात का टाइम होता है, ठंड का टाइम था, रात का टाइम है, बारिश वगैरह भी हो रही होती है। तो ऑलरेडी जो मौसम था, ठंड है, रात का टाइम है, बारिश हुई है, बिजली वगैरह कड़क रही थी, तो थोड़ा मौसम भी बड़ा ग्लूमी सा है, ग्लूमी वेदर। तो सोचता थोड़ी देर बैठ के मन को अपना थोड़ा ठीक करने के लिए दोस्तों के साथ बैठ जाए। ऐसा अक्सर होता है, जब मन बहुत ख़राब होता है तो आदमी को अपने दोस्त याद आते हैं, तो दोस्तों के पास जाके बैठता है और कुछ बातचीत वगैरह होती है। लेकिन उसको रियलाइज़ होता है कि ये जो दोस्त बात कर रहे हैं, ये बहुत झूठी बातें हैं, फेक बातें हैं। जो उनका अपीयरेंस है वो पूरा फेक है, एक काइंड ऑफ हिपोक्रेसी इज देयर। तो बोलता है कि यार तुम लोग जो सोचते हो, जैसे हो वैसी तुम बातें ही नहीं करते हो, तुम एक झूठ की ज़िंदगी जीते हो, इट्स अ लाइफ ऑफ प्रिटेंशन। तो साफ साफ बोल देता है। उसके लोग, उसको दोस्त उसको देखते हैं, वो कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो गए, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। तो वहाँ से फिर चला जाता है, दोस्तों को छोड़ के कहीं क्लब में बैठा होता है। तो वहाँ से फिर वो अकेला घर की तरफ निकलता है। अब अकेला जब घर की तरफ निकल रहा है तो परेशान है बहुत, और उसके दिमाग में चीज़ आती है कि मेरे पास एक रिवॉल्वर पड़ी है, तो आज मैं जाके अपने आप को मार लूँगा, ख़त्म कर लूँगा अपने आप को उस रिवॉल्वर से, क्योंकि बिकॉज ही इज़ वेरी डिप्रेस्ड, ही इज़ रियली वेरी सैड। तो ही फील्स दिस थिंग दैट आई हैव अ रिवॉल्वर एट माई प्लेस, टुडे आई विल गो बैक टू माई प्लेस एंड आई विल किल माई सेल्फ, ऐसा सोचता है। अब जा रहा होता है अपने घर की तरफ, तो रास्ते में क्या होता है, एकदम से एक छोटी सी बच्ची होती है, वो बच्ची वहाँ घूम रही थी, और उसको देख के ऐसा लगता है कि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, शी इज़ वेरी पुअर। तो वो उसके पास आती है रोती हुई और उसको हेल्प, उसका हाथ पकड़ती है, उसको हेल्प के लिए बोलती है कि उसको कुछ हेल्प चाहिए। और जिसके वर्ड्स हैं वो बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है, बच्ची के, लेकिन कुछ ऐसा उसको समझ में आता है कि ये लड़की कुछ अपनी मदर के लिए हेल्प मांग रही है। ऐसा लगता है जैसे उसकी मदर की तबीयत बहुत ख़राब है और उसको हेल्प नहीं मिली उसकी मदर को, तो उसकी मदर शायद मर जाए। तो उस बंदे को ये बात समझ में आती है इस लड़की को देख के, लेकिन उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि यार मैं क्यों हेल्प करूं उसकी, मैं तो वैसे भी अपने आप को ख़त्म करने वाला हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है इसकी हेल्प करूँ या ना करूँ, इसकी मदर बचे या मरे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है,
बिकॉज आई एम ऑलरेडी गोइंग टू डाई, मैं तो आई एम ऑलरेडी गोइंग टू किल माई सेल्फ, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हेल्पिंग एनी वन। तो वो ध्यान नहीं देता उस बच्ची की बात पे, और उसका हाथ छुड़ाता है, कहता है मेरे को हाथ छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। थोड़ा आगे जाता है, बच्ची फिर उसके पीछे लग जाती है कि हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प करो हेल्प करो हेल्प करो, माई मदर नीड्स हेल्प। लेकिन वो ध्यान नहीं देता, वो फिर उसको थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि हटो पीछे, ऐसे करके बोल देता है। बच्ची है छोटी सी, उसकी बात सुनती है, परेशान हो जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि ये हेल्प नहीं करेगा बंदा। तो फिर वो रोड के उस साइड, रोड के क्रॉस करती है, और वहाँ कोई और शख्स होता है, उसके पास जाती है हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि उसको दिख गया था लड़की को कि ये हेल्प नहीं करेगा, और इनफैक्ट वो गुस्सा हो रहा था, इरिटेट हो रहा था। तो फिर वो जो कहानी का वहाँ नरेटर है, जो जिसके अराउंड कहानी है, ये फिर अपने घर चला जाता है। तो घर जो उसका है 3री या 5वीं मंजिल पे होता है, तो वहाँ जाता है अपने रूम में और बैठ जाता है। तो चेयर पे बैठता है, अपनी रिवॉल्वर को सामने रखता है, एंड ही वॉज अबाउट टू किल हिमसेल्फ। सोचता है कि अब अपने आप को ख़त्म कर ही लेना चाहिए, रिवॉल्वर निकाल लेता है, मारने वाला होता है। पर इमीडिएटली उसके दिमाग में थॉट आता है। वो थॉट ये था कि मैंने उस लड़की की हेल्प क्यों नहीं की, और मुझे ये थॉट्स परेशान क्यों कर रहे हैं। अब अपने आप से सवाल कर रहा है, वो कह रहा है यार मैं तो मरने वाला हूँ, अपने आप को ख़त्म करने वाला हूँ, तो ये थॉट तो मुझे परेशान नहीं करने चाहिए। फिर क्यों मुझे फ़र्क पड़ रहा है उस लड़की की हालत से, या उसकी मदर की डेथ होने वाली है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो अपने आप को ख़त्म करने वाला हूँ। मेरे ख़त्म होते ही ये दुनिया जो कंस्ट्रक्ट हो रही है मेरे आगे, वो तो ख़त्म हो जाएगी। दुनिया एग्जिस्ट करेगी मेरे जाने के बाद ही, बट मेरे लिए तो ख़त्म है ना, मेरे पास तो सेंसेस नहीं होंगे। बट फिर मुझे फ़र्क क्यों पड़ रहा है, क्यों मैं परेशान हो रहा हूँ कि मैंने उसकी हेल्प नहीं करी लड़की की। अब वो परेशान हो रहा है, अब बैठा है, मरने जा रहा है। और जब वो नीचे था तो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा था कि जब मेरे को मरना ही है तो मैं क्यों टेंशन लूँ इस लड़की की और उसकी माँ की। वो जिंदा रहे मरे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो खुद ही मर जाऊँगा थोड़ी देर बाद। अब वो जब बैठा है, बिल्कुल रिवॉल्वर सामने रखी है, मारने वाला है अपने आप को, कनपट्टी को लगाने वाला था, अब उसे टेंशन हो गई कि मैंने गलत किया, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब एकदम से उसको ट्रबल क्यों हो रहा है, उसके लॉजिक उसको समझ नहीं पा रहा है कि क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया, मुझे हेल्प करनी चाहिए थी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई विल किल माई सेल्फ नाउ, फिर भी हेल्प करनी चाहिए थी। तो अब ये सोच ही रहा होता है, ये सोचते सोचते परेशान होते होते रिवॉल्वर उसके हाथ में ही रह जाती है, और नींद लग जाती है, उसको नींद आ जाती है। अब नींद में उसको सपना आता है, और उसी सपने की कहानी है ड्रीम ऑफ अ रिडिकुलस मैन। सपने में वो देखता है, अब सपने में ये ध्यान रखिएगा, सपने में वो देखता है कि उसने अपने आप को गोली मार ली और वो मर गया है। और मरने के बाद लोग इसको लेके जा रहे हैं कब्रिस्तान में दफनाने के लिए, और ये कॉफिन में है, और ये सुन पा रहा है। अब ये कमाल की बात है कि वो मर गया है लेकिन सेंसेस काम कर रहे हैं, उसको सुन पा रहा है। बिना सेंसेस के तो सुन नहीं सकता, कान काम कर रहे हैं, महसूस कर रहा है, फीलिंग्स हैं। तो उसको एक चीज़ की हैरानी होती है कि यार आफ्टर लाइफ तो एग्जिस्ट कर रही है। कॉफिन में वो देख रहा है आसपास लोग हैं, बातचीत हो रही है, चहल पहल है, लोग बात कर रहे हैं, उसको कॉफिन में लेके जाने हैं। तो कॉफिन में बंद है, आवाज़ सुन पा रहा है और वो फील भी कर पा रहा है। तो ये क्लियर होता है उसको कि आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट करती है, रिलाइशन हुआ उसको। फिर उसको जाके वहाँ कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है, सब चले जाते हैं, रात का टाइम होता है, और वो जो जगह है वहाँ जो ज़मीन में दफन है, जो उसकी कब्र है, वहाँ काफ़ी एक तो अंधेरा है और थोड़ा डैम्प है। डैम्प समझते हैं आप कि थोड़ा वेट है, ठीक है, मॉइस्चर है, काइंड ऑफ राइट वर्ड मॉइस्चर है। तो इतना कि रात का टाइम में बिजली कड़कती है और थोड़ी बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो कॉफिन है उसमें से होके बूंदें टपकती हैं और उसकी आंखें बंद हैं, बिकॉज ही इज़ नाउ डेड। तो उसकी आईलिड्स जो होती हैं आंखों पे, वो बूंदें टपक रही हैं, हर एक मिनट में एक बूंद टपक रही है, हर एक मिनट में एक बूंद टपक रही है। अब उसको फील कर पा रहा है। तो उसको एक चीज़ का रिलेशन होता है कि यार लाइफ के मतलब डेथ के बाद भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है,
बिकॉज आई कैन स्टिल सेंस, मैं सेंस तो कर पा रहा हूँ। और उसको फिर एक थोड़ा सा पेन भी महसूस होता है चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच, क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ पे उसने अपने आप को गोली मारी थी। तो उसे लगता है यार तो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज आई कैन स्टिल फील द पेन। तो अब वो क्या करता है, वो डिवाइन को प्रे करता है कि अगर आप मुझे ये सज़ा देना चाहते हैं तो ये सज़ा मुझे मत दीजिए। तो तड़प सी उसको महसूस होती है। वो कहता है क्योंकि बिकॉज आई हैव किल्ड माई सेल्फ, आई हैव कमिटेड सुसाइड। तो ये अपने आप में एक सिन है, एक पाप था जो मैंने कमिट किया है, तो मैं उस गिल्ट में ही अब मारा जा रहा हूँ। वो गिल्ट ही बहुत बड़ा है मेरे लिए। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है दैट हाउ मच सिन इट इज़ टू किल वन सेल्फ। तो गिल्ट ही इतना बड़ा है, और ऊपर से फिर ये भी कि वो सेंसेस फील तो कर पा रहा है, दर्द भी फील कर पा रहा है, आँख पे टपकता हुआ जो पानी जो उसके ऊपर गिर रहा है बारिश का वो भी फील कर पा रहा है, बट कुछ मूव नहीं कर पा रहा। तो कहता है जो गिल्ट है वो ऑलरेडी मुझसे परेशान हूँ, तो प्लीज़, वो डिवाइन से प्रे कर रहा है, मेरी सफरिंग से मुझे फ्रीडम दीजिए। तो इतना सोचता ही है, वो सोच ही रहा होता है बैठ के। इतने में क्या होता है कि उसकी कब्र खुलती है और एक कोई डिवाइन बीन है, तो पता नहीं एग्जैक्टली है कौन, मैं नाम नहीं दिया उसमें, बट देयर इज अ डिवाइन बीन। और डिवाइन बीन कहानी में आता है, उसका कॉफिन खुलता है, कब्र खुलती है और उसको बाहर निकाल लेता है और उसको अपने साथ ऊपर ले जाता है, आसमान में होता हुआ, सितारों के बीच में से बहुत दूर, कहीं बहुत दूर। और जो नरेटर है वो देख रहा है, वो पहले तो समझ नहीं पा रहा है डिवाइन बीन कौन है, और फिर वो ये देख रहा है कि कैसे वो कब्र में से बाहर आ गया, कैसे वो ऊपर जा रहा है, और कैसे वो डिवाइन बीन उसको बिल्कुल सितारों के बीच में से लेता हुआ जा रहा है, किसी और ही दुनिया में लेके जा रहा है। अब वो हैरान है, वो कहता है यार लाइफ आफ्टर डेथ एग्जिस्ट करती है और मैंने गलत किया, आई हैव डन रॉन्ग बाय कमिटेड सुसाइड, इट्स अ सिन। उसको रियलाइज होता है और वो लेके जा रहा है डिवाइन बीन उसको। वहाँ पे उसको सन दिखाई देता है एक दूर से, तो उसे लगता है तो हमारे सन जैसा है बिल्कुल, जो अर्थ के पास सन है। पर वो उसको मालूम पड़ता है कि यार ये वो सन नहीं है, लग बिल्कुल रहा है हमारे अर्थ के पास वाले सन जैसा, लेकिन ये तो कोई और सन है, लगता बिल्कुल वैसे ही है। तो उसको समझ में आता है खाली अर्थ पे ही चीज़ें लिमिटेड नहीं हो रही हैं दुनिया की, तो बहुत आगे बहुत कुछ है, और भी सन है। और फिर दूर उस सन के पास एक उसको अर्थ जैसा प्लैनेट दिखाई देता है, बिल्कुल अर्थ जैसा, लेकिन अर्थ नहीं था, लगता बिल्कुल अर्थ जैसा था। तो फिर वो डिवाइन बीन उसको उस अर्थ पे छोड़ देता है, दोस्टोवस्की को, सॉरी नरेटर को। तो नरेटर को उस डिवाइन बीन ने उस अर्थ जैसे प्लेनेट पे छोड़ दिया, बिल्कुल अर्थ जैसा ही है, और वहाँ जो सन है वो भी बिल्कुल अर्थ के पास वाले सन जैसा है, लेकिन है नहीं वो सन भी डिफरेंट है, वो अर्थ भी डिफरेंट है, लेकिन लगता बिल्कुल वैसा ही है। अब वो नरेटर उस प्लेनेट पे पहुंच जाता है, डिवाइन बीन चला जाता है और उसको समझ नहीं आता कि मैं कहाँ आ गया हूँ। जैसे ही वहाँ पहुँचता है, वहाँ पे आसपास उसको बहुत सारे लोग उसको घेर लेते हैं, उसी प्लेनेट के लोग थे, वहीं के रहने वाले थे। तो उनको देखता है, तो देखता है सब बहुत खुश हैं। तो कहता है लोग इतने खुश कैसे हैं, क्योंकि कहता है हमारे अर्थ पे तो लोग बड़े सैड हैं, यहाँ तो लोग सारे खुश दिखाई दे रहे हैं। और बात ये थी कि उस प्लेनेट पे रहने वाले लोग बहुत खुश थे, वो दुख होता क्या जानते ही नहीं थे, सैडनेस होती क्या वो जानते नहीं थे। तो जब वो धीरे धीरे उनके साथ रहना शुरू करता है तो उसको उनके बारे में मालूम पड़ता है, उससे बड़ी स्ट्रेंज चीज़ें मालूम पड़ती हैं। उसको ये मालूम पड़ता है कि यहाँ के जो लोग हैं ये दुख नहीं जानते, ये बहुत खुश रहते हैं, हारमनी में रहते हैं, पीसफुल लोग हैं, कोई यहाँ पे लड़ाई नहीं करता, कोई झगड़ा नहीं होता, नेचर के बिल्कुल सिंक में रहते हैं, जो नेचर है उसके साथ हारमनी में रहते हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, नेचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दे स्टे इन ट्यून विद नेचर, और आपस में बहुत प्यार है सबके बीच में। जो बच्चे भी होते हैं वो सबके हैं एक तरह से, ठीक है, तो सब उन बच्चों को पालते हैं, तो प्यार बहुत है,
मोहब्बत बहुत है सबके अंदर आपस में, जो वहाँ पे जितने भी वहाँ लोग रहते थे, और सफरिंग जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। इनफैक्ट किसी की अगर डेथ भी होती है ओल्डर एज में, बीमारी में होती नहीं है, किसी को कोई बीमारी नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल ओल्ड एज में आके डेथ होती है। और डेथ भी होती है तो वो एक तरह से जो इंसान मरता है, जो ओल्डर मैन है जो मर रहा है वो, तो उसको ये बात पता है कि लाइफ उसकी एंड नहीं हो रही है, उसको ये पक्का पता है, तो बहुत पीसफुल डेथ मर रहा है और सबको ब्लेसिंग देता हुआ जा रहा है। और वहाँ लोग रो भी नहीं रहे हैं डेथ पे, जब ओल्डर मैन की डेथ हो रही है तो वो उसको डेथ को एक ट्रांजिशन का फेज मान रहे हैं, वो परेशान नहीं हो रहे, रो नहीं रहे अर्थ की तरह। अर्थ पे तो उसे पता है लोग डेथ होती है रोते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, पर वहाँ वो कहता है एक तो ज़िंदगी लोगों ने बहुत अच्छी जी होती है, और दूसरा उनको 100% रिलाइजेशन होता है कि डेथ इज़ अ जस्ट अ ट्रांजिशन, एंड नहीं है डेथ। तो वो रो भी नहीं रहा वहाँ पे, वहाँ सब खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हेल्थ बहुत अच्छी है, प्यार बहुत है, मोहब्बत भरी ज़िंदगी है, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, नेचर के ट्यून में रहते हैं, सब खुश रहते हैं, कोई वायलेंस नहीं होता, कोई लड़ता झगड़ता नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई ज़्यादा समझदार कोई कम समझदार नहीं है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, और उस अर्थ पे कोई नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रिलीजन का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है किसी भी तरीके का। दो ह्यूमंस हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी तरीके का, सब एक जैसे हैं, यूनिकनेस है सबके अंदर अपनी अपनी, बट सब इक्वल है, सब एकदम, सब एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत पीस है, शांति है, खुशी है। अब दोस्तोवस्की जो नरेटर है वो इस चीज़ें देखता है वहाँ पे उस अर्थ पे, मतलब जो अर्थ जैसा ही प्लेनेट है, अर्थ तो खैर नहीं है, तो हैरान होता है यार ये कैसा प्लेनेट है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सफरिंग जानते ही नहीं। और वो लोग लव सॉन्ग्स वगैरह गाते थे बहुत अच्छे अच्छे, रोज़ रात को लव सॉन्ग्स गाते थे, लेकिन उनके लव सॉन्ग सफरिंग से ही निकलते थे। तो सोचता है नरेटर यार हमारे यहाँ तो जितने भी लव सॉन्ग्स हैं वो सफरिंग से ही निकलते हैं, सैडनेस से ही निकलते हैं, यहाँ तो सफरिंग सैडनेस है ही नहीं, बिना उसके ही लव सॉन्ग्स हैं। तो पहली बार उसको रियलाइज़ होता है कि लव सॉन्ग्स जो हैं विदाउट सफरिंग भी हो सकते हैं, विदाउट सैडनेस भी हो सकते हैं, ज़िंदगी बिना सफरिंग के भी जी जा सकती है। हमारे तो सफरिंग को ग्लोरीफाई करते हैं, यहाँ सफरिंग को बिना ग्लोरीफाई करे ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हमने तो अपने आप को लिमिट कर लिया है अर्थ पे, क्योंकि हमने वही ज़िंदगी जी है, वही ज़िंदगी देखी है, तो हमें लगता है बस यही है। लेकिन आज जब उसने एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है तो उसका दिमाग खुल रहा है, बिल्कुल हैरान है वो। उसके लिए एक सडन रियलाइजेशन था, काइंड ऑफ एक रिवोल्यूशन है। तो आज उसने को ट्रुथ जान लिया है, ये ट्रुथ है उसके लिए। अब होता क्या है, चीज़ें फिर हमेशा ऐसी नहीं रहती, चेंज आता है उस प्लेनेट पे भी, और चेंज जो है नरेटर लेके आता है। नरेटर उनको झूठ बोलना सिखा देता है, बस यहीं से चेंज हो जाता है। जैसे झूठ बोलना उनको सिखाता है बस वहीं गड़बड़ हो जाती है, वहीं उनका सुख चैन खत्म हो जाता है, वहीं वो लोग लड़ना झगड़ना सीख जाते हैं, वहीं उनके अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं, वहीं उनके अंदर ऊंच नीच की वो आ जाती है कि कोई ऊपर है कोई नीचे है स्टेटस में, कोई ज़्यादा ग्रेट है कोई कम ग्रेट है, कोई ज़्यादा पैसे वाला है कोई कम पैसे वाला है, वहीं डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, हर तरह के डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर लोग लड़ना भी शुरू हो जाते हैं आपस में, वायलेंस भी हो जाता है, ब्लड शेड होता है, सफरिंग आ जाती है, अब सैडनेस आ जाती है, अब वो भूल जाते हैं लव सॉन्ग्स, अब उनके भी लव सॉन्ग्स अर्थ वाले हो जाते हैं, सैडनेस सफरिंग से निकल रहे हैं, डेथ से अब उनको ही प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, वो भूल ही जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, वो भूल जाते हैं कभी वो ऐसे थे, उनको अपना स्ट्रेंज पास्ट लगता है, वो सब चीज़ें बस वो किताबों में पढ़ते हैं, अपने यहाँ मूवीज़ में देखते हैं कि कभी उनका था पास्ट ऐसा, लेकिन उनको यकीन नहीं होता, इतना डिस्टेंट हो जाते हैं उस पास्ट से, यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कभी हो सकता था, वो लगता है वो फिक्शन का वर्ल्ड था। तो वो भी जैसे अर्थ पे है ना लोग, बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं। अब ये जो नरेटर है उसको गिल्ट महसूस होता है कि यार ये तो मेरी वजह से गड़बड़ हो गई यहाँ पे, तो मैंने तो उनको ख़राब कर दिया, करप्ट कर दिया इनको,
बहुत उसको रोना आता है, वो उनको बताता है कि तुम ऐसे नहीं थे, तुम ऐसे थे, मेरी गलती से हुआ ये। तो वो उस पर हंसते हैं, कहते हैं क्या पागल आदमी, हंसते हैं, बहुत हंसते हैं उस पर। लेकिन ये मानता नहीं है नरेटर, इसको गिल्ट हो रहा था कि मेरी वजह से इनकी लाइफ बर्बाद हो गई। वो कंटिन्यूसली बोलता है, पब्लिकली बोलता है, आके बोलता है कि ये नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी, तुम ऐसे थे, वो है सच्चाई तुम्हारी, वो है सच्चाई तुम्हारी, तुम्हारी सच्चाई ब्लिस है, तुम ये कहाँ अटके पड़े हो, तुमने क्या बना लिया अपने आप को, ब्लिस है तुम्हारी, एक्सटेसी तुम्हारी वो है रियलिटी, तुम तो बिल्कुल डाउनफॉल पे हो, डाउनग्रेड हो गए हो। इन लोग मानते ही नहीं, उल्टा उसको टॉर्चर करने लग जाते हैं और एंड में उसको कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तो तुम उठा के बंद कर देंगे हमेशा के लिए। बस यहां तक कहानी होती है, एकदम से उसकी सपना खुल जाता है, ड्रीम, क्योंकि नरेटर ड्रीम देख रहा था, मैंने बोला सपने में था, सपना टूटता है उसका, सपना टूटता, एकदम से हैरान हो जाता है, उसने सपने में देखा क्या, और उसको यकीन आता है कि ये जो मैंने सपने में देखा ये ट्रुथ था। इतना जो विविड सपना हो गया, इतना विविड है वो, इतना लाइवली था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सपना है। और रिवॉल्वर को साइड में रख देता है, कहता नहीं, अब मेरी लाइफ का जो गोल है ना वो ये है कि मैं दुनिया को बताऊं कि ऐसी ट्रुथ एग्जिस्ट करता है। ट्रुथ वो नहीं है जो जिंदगी तुम जी रहे हो, ट्रुथ कुछ और है। अब उसको रियलाइजेशन हुआ है, उसको पता है ये ड्रीम नहीं है सिर्फ, ये उसकी तरफ एक रेवोल्यूशन हुआ है, एक डिवाइन रेवोल्यूशन था। तो कहता है ये है मेरी लाइफ का गोल, अब मैं बताऊंगा लोगों की सच क्या है। लोग सच जानते नहीं है, लोग इसी दुनिया को सच मान के बैठ गए हैं, जो ये जिंदगी जी रहे हैं इसी को सच मान के बैठ गए हैं। अब वो लोगों को बताएगा कि लाइफ सिर्फ ये नहीं कि हम लाइफ को समझते रहें, लिविंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लाइफ। अपने आप को जैसे प्यार करते हो आप, वैसे आप दूसरों को प्यार करो, ये है लाइफ। उसको ये रिलेशन हुआ था, सबसे बड़ा रिलेशन यही था। दैट दो बड़े रिलेशन हुए इसमें उसको ड्रीम से जो आए हैं। पहला ये, लिविंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट अंडरस्टैंडिंग लाइफ, पहला ये। सेकंड ये कि द वे वी लव अवर सेल्फ, इन अ सिमिलर मैनर वी शुड लव अवर पीयर्स, जो हमारे आसपास लोग हैं। ये उसका रिलेशन हुआ। कहता मैं लोगों को बताऊंगा, ये मेरे पास एक ट्रुथ है, मेरे पास एक स्ट्रेंज फैक्ट है जो मैंने जाना है। लेकिन अब क्या होता है, जब लोगों को ये बातें बताने जाता है, अर्थ पे सबको बता रहा है बातें, आसपास लोग उसकी बात को मानते नहीं, लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं, कहते हैं क्या रिडिकुलस बात है, क्या स्टूपिड बात है, क्या सिली बात है, कोई मान ही रहा उसको। लेकिन वो अपने मन में एक विश्वास बनाता है, मैं जानता हूँ ये मेरी बात नहीं मानेंगे, बट मैं जानता हूँ कि मैंने भी क्या एक्सपीरियंस किया है, तो मैं लाइफ लॉन्ग, ये माने चाहे ना माने, अपनी ज़िंदगी इसी में गुजारूंगा, इनको बताने के लिए कि ऐसी स्टेट एग्जिस्ट करती है, ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करती है, और ये जो हम जी रहे हैं सिर्फ यही रियलिटी नहीं है। तो लोग उसको बेवकूफ़ मानते रहते हैं, सिली मानते रहते हैं, लेकिन वो अब लाइफ लॉन्ग यही करेगा, बताएगा लोगों को कि ऐसा कुछ है। कोई तो मिलेगा उसको जो उसकी बात पे यकीन करेगा। तो इसलिए कहानी का नाम है द ड्रीम ऑफ अ रिडिकुलस मैन। और एंड में वो अब उस लड़की को भी ढूंढेगा जिस लड़की को उसने हेल्प नहीं की थी, ढूंढ रहा है उसको, क्योंकि अब उसको पता है कि उसने गलत किया था, उसको उसकी हेल्प करने की ज़रूरत है। और इसलिए भी क्योंकि अगर वो लड़की ना होती तो शायद वो अपने आप को मार लेता, क्योंकि जब वो लड़की की उसने हेल्प नहीं की थी तो उसको एक अंदर से बेचैनी महसूस हुई, उसको अंदर से महसूस हुआ कि उसने कुछ गलत किया है। उसको एक अंदर एक क्वेश्चन उठने स्टार्ट हुए, मॉरलिस्टिक क्वेश्चन, कि उसको उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, उसकी ज़रूरत थी उस लड़की को उस टाइम हेल्प की, तो उसने हेल्प क्यों नहीं करी। तो जब वो परेशानी उसके अंदर अपने अंदर हुई, जो क्वेश्चन उसके उठे, उसी की वजह से उसने अपने सुसाइड को डिले किया। तो लड़की का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको बचाने में, तो उसको एक तरह से थैंक्स भी कहना चाहता है और उसकी हेल्प भी करना चाहता है। तो इसलिए वो ढूंढ रहा है उस लड़की को, और ढूंढ के रहेगा। ठीक है, तो ये थी कहानी दोस्तोवस्की की, एक पावरफुल कहानी, पावरफुल ड्रीम, एक पावरफुल रेवोल्यूशन। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग पोइट्स होते हैं और जो राइटर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो रियलिटी के बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं, बहुत क्लोज, इतनी क्लोज
ज़रूरी नहीं है कोई सक्सेसफुल आदमी पहुंच पाए, ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत पैसे वाला पहुंच पाए, ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो बहुत फेमस हो वो पहुंच पाए, सेलिब्रिटी पहुंच पाए। लेकिन बहुत बार जिस स्टेट को मिस्टिक्स एक्सपीरियंस करते हैं, इसको मिस्टिक्स की स्टेट बोला गया है कि काइंड ऑफ यू अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट रियलिटी, you're kind of one with the universe। तो ये स्टेट को कि बहुत तक करीब एक पोइट पहुंच जाता है, या एक आर्टिस्ट पहुंच जाता है, एक राइटर पहुंच जाता है। डॉस्टोव्स्की ने की जो इमेजिनेशन था वो ऑब्वियसली बहुत पावरफुल थी, तो उसके थ्रू उसने कहीं ना कहीं उसके आसपास तो पहुंचा है, ग्लिम्स तो उसको मिली है। ये तो इस कहानी में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में नरेशन कैसा लगा और आपका क्या टेक है इस कहानी के ऊपर, क्योंकि काफ़ी पावरफुल कहानी है और बहुत तक एक स्पिरिचुअली इसमें एक अवेकनिंग की भी बात की गई है कहानी में। स्पिरिचुअल वर्क है ये काफ़ी, मैं बोलूँगा उसको। तो मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।